नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश जोशु और आप देख रहे हैं एक्मे पब्लिकेशन के शैक्षणिक वीडियोस। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मोटा मोटी अगर हम समझें तो दो तरह के स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्यिक स्रोत। साहित्य की चर्चा या साहित्यिक स्रोतों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज पुरातात्विक स्रोतों पे हम लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पुरातात्विक स्रोतों के लिए पुरातत्व विज्ञान धरती की खुदाई करके उसमें से कई सारी चीजें निकालता है, उनका उम्र ज्ञात करने की कोशिश करता है और उसके आधार पे हम अतीत की संस्कृतियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे थे। क्या वे आखेटक थे या पशुपालक थे, नगर निवासी थे, गांव में रहने वाले थे। प्राचीन कालीन जो पुरातात्विक स्रोत है वो विभिन्न स्तरों से भारत के व्यापक भूभाग से टीलों के नीचे धरती में दबे पड़े हैं और इन टीलों की खुदाई दो तरह से की जाती है। एक तो लंबवत खुदाई, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कहते हैं उसको, जिसमें हम जितने ऊपर के सतह से जो चीज पाएंगे उसको हम कहेंगे वो उतना ही नया होगा, और जितनी गहराई में जाकर के जो चीज पाएंगे उसको हम कहेंगे कि वो उतना ही प्राचीन होगा कालक्रमिक दृष्टि से। अगर किसी एक स्तर पे हम व्यापक खुदाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज खुदाई करते हैं, तो हम एक संस्कृति को पूरे डिटेल्स में विस्तृत रूप में जान सकेंगे। मुख्यतः टीले तीन प्रकार के संस्कृतियों को दर्शाते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक टीला, या दूसरा हम कह सकते हैं बहुसांस्कृतिक टीला, और तीसरा हम कहेंगे मुख्य सांस्कृतिक टीला। जैसे हम खुदाई करते हैं और किसी एक टीले में विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है क्रम से, तो हम कहेंगे बहुसांस्कृतिक टीला है ये। और मुख्य सांस्कृतिक टीला हो गया जिसमें कोई एक संस्कृति मुख्य होगी और बाकी संस्कृतियां गौण रूप में होंगी, जो उससे पुरानी भी हो सकती हैं और उससे नई भी हो सकती हैं। एकल सांस्कृतिक टीला में एक ही संस्कृति के अवशेष हमको मिलते हैं। जैसे हम प्राचीन संस्कृतियों को उनके मृदभांडों के आधार पर भी पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे गेरू वर्णी मृदभांड संस्कृति या चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, या कहें काले एवं लाल रंग मृदभांड संस्कृति। इनके बारे में हम आगे के वीडियोस में और चर्चा करेंगे। प्राचीन काल की वस्तुओं, खास करके जो लिविंग वस्तुएं हैं और डेड हो जाती हैं, उनकी आयु ज्ञात करने का जो एक सामान्य जरिया है उसको कहते हैं हम रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि में हम जैसा कि जानते हैं कार्बन का एक आइसोटोप है जिसे C14 कहा जाता है, वो रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी तत्व का अर्थ ये होता है कि वो अपनी हाफ लाइफ साइकिल यानी अर्ध आयु पर, एक निश्चित अर्ध आयु पर उनका अवशेष आधा रह जाता है, फिर उसी अर्ध आयु के बाद और आधा हो जाएगा। इस तरीके से जो कार्बन रेडियो एक्टिव तत्व है कार्बन 14, वो अपने 5568 उसकी अर्ध आयु है, और वो 5568 वर्ष के पश्चात अपने अवशेष का आधा रह जाएगा। जब तक व्यक्ति जीवित है, जीवित लिविंग बॉडीज में हम पाते हैं कि C14 एक निश्चित अनुपात में बना रहता है। हालांकि क्षय तो वो उस समय भी होता है, लिविंग के टाइम में भी, लेकिन जीवित वस्तु में वो वायुमंडल से कार्बन लेता रहता है। और जब
कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई लिविंग बॉडी मर जाती है, तब वो बाहर से कार्बन नहीं प्राप्त करता, सिर्फ क्षय होता रहता है। और इस क्षय होती हुई वस्तु के अर्ध आयु से हम ज्ञात करते हैं कि उस वस्तु की या उस स्तर पे जितनी भी वस्तुएं पाई गई हैं, उनकी आयु कहाँ तक होगी, कितनी प्राचीन होगी। पौधों के तनों पर जो वलय होते हैं, उन वलयों से भी पौधों की आयु, पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। और वह पेड़ किस स्तर पे मिले हैं, उस स्तर पे उस आयु के अनुसार हम पता कर लेते हैं कि ये कितना पुराना स्तर हो सकता है और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कितनी पुरानी हो सकती हैं। ब्रह्मांडों की आयु ज्ञात करने के अलग तरीके हैं। इस तरीके से जब हम खुदाई करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हाथ लगती हैं और उन चीजों के आधार पे हम उस कालक्रम की संस्कृति का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हमें मुद्राएं मिलती हैं, प्राचीन मुद्राएं जो कि सोने, चांदी, शीशे, पोटीन, तांबे आदि धातु के बनाए जाते थे, उनके मिलते हैं। मुद्राओं पर, प्राचीन मुद्राओं पर शुरू में तो कुछ प्रतीक अंकित किए जाते थे, पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के। उसके बाद मुद्राओं पर आकृतियां ढाली जाने लगी, राजाओं के नाम लिखे जाने लगे जो उनको पारित करते हैं, जो प्रचलित करते हैं। उन पर तिथि भी अंकित होने लगी, देवताओं के चित्र अंकित होने लगे, उनके नाम अंकित होने लगे। और इन्हीं मुद्राओं के ऊपर जो राजाओं के नाम लिखे गए वे द्विभाषिक लिखे गए, यानी कि एक ही नाम दो लिपि में अंकित किए गए, एक तरफ ब्राह्मी लिपि में, दूसरी तरफ यूनानी लिपि। और हम जानते हैं कि यूनानी लिपि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के पहले पढ़ ली गई थी और उसी यूनानी लिपि के अक्षरों से मिलान कर करके ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को डिकोड किया गया। हमने पिछली वीडियोज में बताया था कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में इसे डिकोड किया था ब्राह्मी लिपि को। और उन्होंने इन्हीं सिक्कों पे लिखे गए द्विभाषिक अक्षरों के द्वारा यूनानी लिपि को ब्राह्मी लिपि से मिला करके उसे पढ़ने की कोशिश की और पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जब सिक्कों पे राजाओं के नाम पढ़ लिए गए ब्राह्मी लिपि में, तो उन्हीं ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से फिर मिलान करके अभिलेखों को पढ़ा गया। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्राचीन काल के बारे में आप कहेंगे कि एक ऐसी सूचना प्रदान करते हैं, एक ऐसे स्रोत हैं जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, किसी तरह का छेपक नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर हम कहें प्राचीन काल का तो वो अभिलेख होते हैं। अभिलेखों को जब ब्राह्मी लिपि पढ़ ली गई तो अभिलेखों को पढ़ना सहज हो गया। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा पूरे देश में अशोक ने लिखवाया अभिलेख, और उसके कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा में पाए गए जो पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए हैं। उसके कुछ अभिलेख यूनानी और अरमाइक में भी लिखे गए हैं, उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दे दिया गया है। इस तरीके से हम पाते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो बहुतायत मात्रा में मिले हैं और उन पुरातात्विक स्रोतों का बहुत महत्व भी है। खास करके अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के प्रचार प्रसार से किसी राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, उसके आधार पर उसके राज्य की सीमा का अंकन करने का भी काम किया जाता है, या उसके काल में व्यापार कितना बढ़ा हुआ था, कितना कम था। अगर हम बात करें कुषाण काल की
या हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो हम पाते हैं कि विभिन्न तरह के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ तक कि रोमन व्यापार से प्राप्त रोमन सिक्के भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, खास करके दक्षिण भारत में। इससे पता चलता है कि भारत और रोम का सीधा व्यापार था। भारत में रोमन लोगों की एक बस्ती अरकामीडू भी पाई गई, जहाँ रोमन पुरातात्विक वस्तुएं बहुत सारी मिलती हैं, उनके बर्तन वगैरह मिलते हैं। अभिलेखों के माध्यम से हमने देखा कि बहुत सारी बातों का पता चलता है। संस्कृत भाषा में बाद में अभिलेख लिखे जाने लगे, प्राकृत भाषा की जगह लिपि ब्राह्मी ही रही, और फिर धीरे धीरे काफी बाद में जाकर के ब्राह्मी लिपि से इंडिजिनस बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी ही है। उससे भी पूर्व की लिपि के अगर हम पुरातात्विक सोर्स देखें तो हड़प्पा की लिपि है, लेकिन चूंकि उसकी कोई द्विभाषिक लिपि नहीं मिली है, इसलिए हम उसे पढ़ने में अभी भी अक्षम है, पढ़ नहीं पाए हैं। पुरातात्विक सोर्स के बारे में अगर हम देखें तो कई बार टीलों की खुदाई करके हम प्राचीन काल के मंदिर, भवनों, स्मारकों को भी निकाल पाए हैं और उनसे मूर्तियों को प्राप्त किए हैं खुदाई में। और उन मूर्तियों और मंदिरों के अध्ययन से हमें प्राचीन कालीन संस्कृति, कला, धर्म आदि की भी जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नाम से मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों का एक संग्रह भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। अभी भी बहुतेरे ऐसे अभिलेख हैं जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सका है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं, और उनमें जो लिपि, प्राचीन लिपि का प्रयोग किया गया है, उस लिपि को पढ़ने के लिए पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी अध्ययन का जो विषय है उसे पेलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन सिक्के अगर हम कहें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के बहुतायत मात्रा में पाए गए, जो कि चांदी के बनाए जाते थे। उसके बाद सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने पहली बार जारी किए। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। लेकिन अगर सवाल यह है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए, तो हम कहेंगे कि कुषाण शासकों ने। उनके सिक्के सबसे शुद्ध पाए गए। और गुप्तोत्तर काल में हम पाते हैं कि सिक्कों के प्रसार में, सिक्कों के प्रचलन में भारी कमी आती है और अब सिक्के बहुत कम दिखाई देने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुप्तोत्तर काल तक आते आते जो भारत का व्यापार था वो बहुत संकुचित हो गया, विदेश व्यापार लगभग बंद हो गया और आंतरिक व्यापार भी बहुत कम रह गया। इसीलिए सिक्कों का प्रचलन बेहद कम हो जाता है। तो ये सब बातें हैं पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। आज इतना है।